नमस्कार विद्यार्थियों। इस व्याख्यान में हम राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के बीच में संबंध को भली भांति जानेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यानों में हमने राष्ट्रीय आय की अवधारणा, अर्थ परिभाषा, इसके विभिन्न घटक और विभिन्न घटक एक दूसरे से किस प्रकार से अंतर संबंधित है इसके बारे में जाना, और साथ में ये भी जाना कि राष्ट्रीय आय किस प्रकार मापी जाती है और भारत में राष्ट्रीय आय मापने के कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं और किस तरह से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े जुटाने का कार्य करता है। आज हम ये जानेंगे कि राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में क्या संबंध है। राष्ट्रीय आय के महत्व को हम राष्ट्रीय आय की अवधारणा के अंतर्गत कुछ समझ चुके हैं। हमें ये पता है कि राष्ट्रीय आय किसी भी देश का आईना होती है। यदि एक देश की अर्थव्यवस्था की तुलना अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ करनी हो तो राष्ट्रीय आय सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है, सबसे अच्छा मापन हो सकता है। इसलिए सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का बहुत ही अधिक महत्व है। इनके द्वारा अनेक महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त होती है और इस जानकारी से आर्थिक आयोजन और विकास के क्षेत्रों में विशेष सहायता मिलती है। राष्ट्रीय आय देश की अर्थव्यवस्था का व्यापक चित्र प्रस्तुत करती है। राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होती है, अर्थव्यवस्था का स्तर भी उतना ही अधिक और ऊंचा होता है। और यदि किसी राष्ट्र की आय कम होती है तो उसके अर्थव्यवस्था का स्तर भी नीचा होता है और ऐसा समझा जाता है। साधारणतया जिस दर से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, अर्थव्यवस्था की विकास दर भी वही मानी जाती है। और जब हमने राष्ट्रीय आय के विभिन्न घटकों के बारे में अध्ययन किया था तो मैंने बताया था कि जीएनपी में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में वृद्धि को देखा जाता है, और जब भी हम आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं, आर्थिक विकास की बात करते हैं, तो जीडीपी में वृद्धि को मुख्य आधार बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अर्थव्यवस्था में गति को देखना है तो वहाँ की राष्ट्रीय आय में वृद्धि या परिवर्तन को या गति को देखा जा सकता है। राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में सीधे संबंध को यदि हम जानना चाहें तो ये कुछ बिंदु है, इनके आधार पर हम जान सकते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि से आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। यह एक सर्वमान्य बात है। इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है, अर्थात लोगों के भौतिक जीवन स्तर में वृद्धि होती है, लोगों के आर्थिक जीवन में वृद्धि होती है, आर्थिक जीवन स्तर ऊंचा उठता है, भौतिक कल्याण में वृद्धि होती है। किस प्रकार से होती है कि जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो इसका मतलब हुआ है कि देश में रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि हुई है। उस वर्ष उस देश के समस्त साधनों की आय में वृद्धि हुई है, जिससे वह अपने जीवन स्तर को, उपभोग के स्तर को बढ़ाकर ऊंचा कर सकते हैं। अर्थात राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने का मतलब उस देश की जनता के आय में वृद्धि होना है, और उस देश के लोगों की आय में वृद्धि से उनके उपभोग स्तर में वृद्धि होगी, क्योंकि आय बढ़ने से उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, और क्रय शक्ति बढ़ने का अर्थ होता है कि वो अपने उपभोग के स्तर को अधिक करेंगे। जब उपभोग के स्तर को अधिक करेंगे अर्थात वे भौतिक जीवन स्तर को ऊंचा उठा रहे होते हैं। अर्थात जब आय बढ़ती है तो क्रय शक्ति बढ़ती है, उपभोग का स्तर बढ़ता है, उपभोग का स्तर बढ़ने से भौतिक जीवन स्तर ऊंचा उठता है, आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। इस तरह से इसका सीधा संबंध बताया जाता है। और साथ यदि हम उत्पादन की दृष्टि से देखें तो इसका मतलब ये होगा कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है, इसका मतलब है उस वर्ष उस देश में वास्तविक उत्पादन में वृद्धि हुई है, चाहे वो वस्तुएं हों और सेवाएं हों, सभी में पिछले की तुलना में अधिक उत्पादित हुई है या अधिक उत्पादन की अधिक मात्रा है। यदि उस देश ने उस पर्टिकुलर वर्ष में
अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया है और वो उपभोग कर ली गई है, अर्थात कीमत के माध्यम से या बाजार के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंच चुकी है और उपभोक्ता ने उन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया है, अर्थात तभी वो राष्ट्रीय आय में जुड़ पाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि हुई है और उन वस्तुओं और सेवाओं के का उपभोग उस देश में रहने वाली जनता ने किया है, अर्थात उत्पादन में वृद्धि, उपभोग में वृद्धि, उपभोग में वृद्धि से भौतिक जीवन स्तर में वृद्धि, आर्थिक कल्याण में वृद्धि। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। ये तो है इसका पॉजिटिव पक्ष जो कि सीधा संबंध बताता है, लेकिन इसमें कुछ आलोचनाएं भी है या कुछ समस्याएं हैं या कुछ फ्रैक्शंस है। वो इस प्रकार से है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है लेकिन वह वृद्धि किन्हीं कारणों से मुद्रास्फीति के कारण से दिख रही हो, अर्थात वास्तविक उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उसकी तुलना में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होने या किसी अन्य कारण से महंगाई दर बढ़ जाती है, अर्थात जो कुछ भी उत्पादन हुआ है उस उत्पादन का बाजार भाव पे जब गणना की जाती है तो वो बाजार भाव यदि ऊंचे होते हैं, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें यदि ऊंची होती है और उन ऊंची कीमतों की वजह से, महंगाई की दर की वजह से या मुद्रास्फीति की वजह से राष्ट्रीय आय में वृद्धि नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं हुई होगी। कारण सीधा सा है कि राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई है वह केवल और केवल बाजार भावों या फिर कीमतों में वृद्धि होने के कारण हुई है, तो वास्तविक उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई होगी, या फिर वास्तविक उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वो मुद्रास्फीति की दर से कम हुई होगी और उपभोग का स्तर पुराने स्तर के बराबर ही है या बहुत कम अंतर आया हो, तो ऐसी स्थिति में भौतिक कल्याण में कोई वृद्धि नहीं हुई है, आर्थिक कल्याण में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि से मुद्रास्फीति में वृद्धि कम है, या यूं कहें कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि जो दिखाई दे रही है वो वास्तव में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि की वजह से हुई है, तो इसका मतलब ये होगा कि वास्तव में उत्पादन अधिक हुआ है वस्तुओं और सेवाओं का और वे उपभोक्ताओं के जीवन स्तर को बदल रही है, जीवन स्तर में वृद्धि कर रही है, तब यह आर्थिक कल्याण में वृद्धि करेगी। अर्थात राष्ट्रीय आय में वृद्धि वास्तविक वृद्धि हो, केवल मुद्रास्फीति की वजह से राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। एक जो खास बिंदु है इसके जस्ट आगे का, और जो मुख्य समस्या के रूप में भी देखा जाता है इसको, कि यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है लेकिन प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं होती है तो आर्थिक कल्याण संभव नहीं हो पाता है। बिल्कुल, हमने पहला जो पॉइंट कहा था कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है, लेकिन ये सीधा सीधा पॉइंट ये कह रहा है, ये बिंदु ये बता रहा है कि राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि होती है लेकिन आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होती है। ये कब ऐसा संभव हो सकता है? जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हो। ये तब हो सकता है जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि से अधिक जनसंख्या में वृद्धि हो जाए, तो बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय, बढ़ा हुआ उत्पादन उस बढ़ी हुई जनसंख्या द्वारा लील दिया जाता है, अर्थात प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हो पाती है। यानी कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से अधिक जनसंख्या में वृद्धि हो जाने पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हो पाती है। यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हुई है, अर्थात वास्तविक आय प्रति व्यक्ति आय ही होती है। यदि उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन उससे अधिक अनुपात में जनसंख्या बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो पूर्व में उपभोग की मात्रा प्रति व्यक्ति स्तर पर होती थी वह पूर्व की तुलना में और कम पड़ गई है या फिर स्थिर ही रही है, तो आर्थिक कल्याण में पूर्व की तुलना में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो तो साथ में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, तभी आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। हम इस बिंदु को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो अर्थात वास्तविक वस्तुओं और सेवाओं में वास्तविक के उत्पादन में वास्तविक वृद्धि हो, साथ में
यह वृद्धि इतनी अधिक हो कि यदि जनसंख्या भी बढ़े उस दौर में तो भी उससे भी ऊपर हो, जिसके कारण से बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय से प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति उपभोग का स्तर भी बढ़ेगा, और प्रति व्यक्ति उपभोग का स्तर बढ़ेगा तो वास्तव में उस देश में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, लोगों के भौतिक कल्याण में वृद्धि होगी, जो कि आर्थिक कल्याण का द्योतक होती है। और एक और बिंदु, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जो ये बताता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से फिर इसकी वजह से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर आर्थिक कल्याण में वृद्धि तभी हो पाती है जबकि आय और धन का वितरण समान हो, या फिर आय और धन के वितरण में समानता आए, तभी आर्थिक कल्याण में वृद्धि संभव होती है। अन्यथा बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय, जिसके फलस्वरूप बढ़ी हुई प्रति व्यक्ति आय यदि कुछ ही हाथों में सिमट के रह जाती है तो यह आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं कर पाएगी। इसको हम उदाहरण के रूप में इस प्रकार देख सकते हैं कि यदि राष्ट्रीय आय बढ़ती है जिसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय जो ज्ञात की जाती है वो कुल आय में जनसंख्या का भाग देकर प्राप्त कर ली जाती है। अर्थात प्रति व्यक्ति आय कितनी हुई है, प्रति व्यक्ति उत्पादन कितना हुआ, यह औसत रूप में प्राप्त होती है। वास्तव में सबकी समान आय नहीं हो सकती, किसी की बहुत अधिक हो सकती है तो किसी की कम हो सकती है। आय और धन में वितरण ये बताता है कि वास्तव में उस देश में आय और धन का वितरण किस प्रकार से है, क्या सभी लोगों को समान आय प्राप्त होती है, या कुछ लोग औसत आय रेखा से कितने नज़दीक हैं और कुछ लोग कितने दूर हैं, और बाकी इस रेखा के आसपास है या बहुत दूर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो दिखाई जाती है, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो औसत आय होती है, प्रति व्यक्ति औसत आय होती है। यह वास्तविक आय से दूर हो सकती है, अर्थात जो गिनी कोफिशिएंट के द्वारा निकाली जाती है, या फिर यूं भी हम कह सकते हैं जो सीधी एक औसत आय रेखा बना जाती है, प्रति व्यक्ति औसत आय रेखा, इसके पास देश की जनसंख्या की आय कितनी है, यानी इस रेखा के आसपास लोग कितने हैं। यदि राष्ट्रीय आय के बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ गई है, लेकिन इस औसत आय से बहुत नीचे जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग है, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ऊंचे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हुई है, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है, लेकिन औसत आय से जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग पीछे छूट गया है, तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं हो सकती। यानी कि राष्ट्रीय आय में बढ़ने से जो अमीर लोग हैं या कुछ जनसंख्या का कुछ प्रतिशत है जो पहले से ही अमीर था और उनकी आय में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है, या कुछ प्रतिशत वृद्धि हुई है, लेकिन वो वृद्धि पूरी की पूरी उनके खाते में चली गई, उनके हिस्से में चली गई है। अमीर और ज़्यादा अमीर हो गए हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब हो गए हैं, लेकिन उत्पादन तो बढ़ा है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है, लेकिन वो जो बढ़ी हुई आय है वो उनके हिस्से में चली गई है जो वास्तव में पहले से ही अमीर थे, और जो गरीब थे वो बढ़ी हुई आय का फायदा नहीं उठा पाए या उनके हिस्से में वो नहीं गई है। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा भाग बढ़ी हुई आय का फायदा नहीं ले पाती है। उपभोग का स्तर उनका वैसा का वैसा रह जाता है, या फिर पूर्व से कम हो जाता है, या फिर बढ़ी हुई आय की तुलना में बहुत कम वृद्धि हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक कल्याण की कल्पना करना संभव नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, और यह जो वृद्धि है वह वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन से हो, और फिर
बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय से प्रति व्यक्ति आय भी बढ़े, और ये जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, औसत आय है, ये औसत आय सभी जनसंख्या के सभी तबके पर लागू रहे। अर्थात जो गरीब हैं उनकी आय में भी वृद्धि हो और अमीर हैं उनकी आय में भी वृद्धि हो, और औसत आय के जितने जनसंख्या का जितना प्रतिशत उस औसत आय के नज़दीक होगा, आय में वितरण की समानता उतनी ही अधिक होगी। जितनी आय और धन में वितरण में समानता होगी, उतनी ही अधिक आर्थिक कल्याण की कल्पना की जा सकती है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार की कल्पना की जा सकती है, लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि संभव हो सकती है। आज इस व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।